वेलकम टू आर के स्टडी। मैं रविंद्र चौधरी। आज हम पढ़ रहे हैं द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो विलियम शेक्सपियर की पोएम है, जिसे एज यू लाइक इट से लिया गया है। विलियम शेक्सपियर ने इस संसार को एक स्टेज कहा है और इस मनुष्य को, यानी कि हम जो लोग हैं वो एक्टर हैं। विलियम शेक्सपियर के अनुसार जिस प्रकार से एक्टर ड्रामा करके, ड्रामा में अपनी भूमिका निभा करके स्टेज से चला जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का इस संसार में आगमन होता है और यहाँ से वो अपनी भूमिका निभा करके चला जाता है। तो विलियम शेक्सपियर ने मनुष्य को बताया है एक एक्टर और संसार को बताया है एक स्टेज, कि जिस प्रकार ड्रामा में एक्टर के रोल होते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में मानव भी भिन्न भिन्न भूमिकाएं, यानी कि अलग अलग रोल प्ले करता है। तो देखिए, देखते हैं कौन कौन से रोल वो प्ले करता है। चलिए चलते हैं पोएम में। सबसे पहले वो एक इन्फेंट का रोल प्ले करता है, एक शिशु का रोल प्ले करता है। जब वो शिशु होता है तो वो अपनी दाई माँ की बाहों में रोते हुए उल्टियां करता है। सेकंड स्टेज या सेकंड एज जो है वो स्कूल बॉय की स्टेज होती है। उसमें बच्चा स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखता और वो धीमे कदमों से घोंगे की भांति जाता है, यानी बेमन जाता है। छोटी छोटी चीजों की वो शिकायतें करता रहता है। तीसरी एज जो है, तीसरी स्टेज लवर की होती है, जिसमें वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता पर कुछ रचनाएं लिखता है और उसके उससे अलग होने के दुख में वो आहा भरते हुए रोता है, दुख व्यक्त करता है, विलाप करता है। और चौथी एज जो है वो होती है सोल्जर की, जिसमें वो अपनी छोटी सी क्षणिक या अस्थायी रेपुटेशन के लिए भी अपनी मौत से लड़ने के लिए तैयार रहता है, अपने जीवन को मौत के मुंह में डालने के लिए भी तैयार रहता है, यानी कि छोटी छोटी बातों के लिए वो युद्ध करने को तत्पर रहता है। अगली जो एज है, फिफ्थ एज, वो जज की एज होती है, जिसमें जज रिश्वत लेकर के पक्ष बदल देता है। यानी रिश्वत की जो एलिजाबेथन एज में परंपरा थी, उसको इस एज के द्वारा डिनोट किया गया है, व्यक्त किया गया है। और छठी एज जो है वो पेंटलून की एज होती है, जिसमें व्यक्ति का शरीर दुबला पतला हो जाता है और उसकी जो युवावस्था के जो वस्त्र होते हैं वो उसके लिए ढीले ढाले पड़ जाते हैं। और इस प्रकार से जो इटालियन पेंटलून होते थे, यानी इटली में जो हास्य पात्र थे पेंटलून, उनकी भांति वो दिखने लगता है। और जो लास्ट एज है, सेवंथ एज, उसको सेकंड चाइल्डिशनेस यानी ओल्ड एज कहा गया है, जिसमें व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, जिसकी आंखें, जिसके कान, जिसकी दांत, ये सारी चीजें सेंस यानी कि विदाउट हो जाता है व्यक्ति। कहने का मतलब दांत नहीं रहते हैं, आंखें काम नहीं करती और कान काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से उसकी जो लास्ट एज है वो आ जाती है। जिस प्रकार इन्फेंट दूसरों पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार से वृद्ध व्यक्ति भी दूसरों पर निर्भर रहता है। इसी कारण इसे सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है। तो देखिए, लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं प्रत्येक एक एज की और क्या शेक्सपियर ने इसको बताया है। ऑल द वर्ल्ड स्टेज, यानी पूरा संसार है वो एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और सभी मनुष्य, मानव और महिलाएं, यानी कि पुरुष महिलाएं सभी क्या हैं, मेयरली प्लेयर्स, ओनली प्लेयर्स हैं, केवल एक्टर हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, उनका प्रवेश होता है और उनका निष्कासन होता है, यानी वो चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक मनुष्य अपने जीवन काल में कई सारे पार्ट्स प्ले करता है, यानी कई भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, यानी उसके एक्ट्स हैं वो उसकी 7 अवस्थाएं होती हैं। 8 फर्स्ट, सबसे पहली अवस्था, द इन्फेंट, शिशु की अवस्था होती है, जिसमें वो क्या करता है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, वो अपनी धाय माँ की बाहों में रोते हुए उल्टियां करता है। यानी फर्स्ट एज जो है वो है इन्फेंट की एज, जिसमें वो क्या करता है, अपनी धाय माँ की बाहों में रोते हुए उल्टियां करता है। ये फर्स्ट एज की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक ए स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, और उसके बाद यानी दूसरी जो अवस्था है वो स्कूल बॉय की अवस्था होती है, जिसमें उसके कंधों पर सैचल यानी बस्ता
टंगा होता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह उसका जो चेहरा है वो साफ होता है। कहने का मतलब स्कूल जाने से पहले जब बच्चे को नहलाया जाता है तो उसका चमकता हुआ चेहरा होता है, यानी वो अपने चमकते हुए चेहरे के साथ स्कूल जाने में बेमन, यानी उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती। और क्रीपिंग, क्रीप का मतलब होता है धीमे कदमों से चलना, लाइक स्नेल, घोंगे की भांति, और वो धीमे कदमों से घोंगे की भांति स्कूल जाता हुआ होता है। दूसरी अवस्था स्कूल जाने वाले बच्चे की अवस्था होती है, जिसमें उसके कंधों पर बस्ता टंगा होता है, उसका सुबह में चमकता हुआ चेहरा होता है, और वो स्कूल जाने से अनिच्छुक धीमे कदमों से घोंगे की भांति चलता है। वाइनिंग का अर्थ होता है छोटी छोटी शिकायतें करना, यानी सेकंड एज है वो स्कूल बॉय की एज होती है, जिसमें बच्चा स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखता और छोटी छोटी शिकायतें करता है और धीमे कदमों से स्कूल की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट थर्ड एज जो है वो क्या है? थर्ड एज जो होती है वो है सोल्जर, सॉरी, लवर की एज, यानी एंड देन द लवर। और इसके बाद अगली अवस्था होती है लवर की अवस्था। साइंग लाइक फर्नेंस, फर्नेंस का अर्थ होता है धौंकनी, साई का अर्थ होता है आहें भरना, विद ए वोफुल बैलेड, बैलेड होता है गीत, वोफुल का अर्थ है दुखद। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस आईब्रो का मतलब है उसकी बिलोड की सुंदरता। मैड का अर्थ है लिखी गई, बनाई गई, रचना की गई। यानी तीसरी जो अवस्था होती है वो एक लवर की अवस्था होती है, जिसमें वह अपनी प्रेमिका की सुंदरता पर लिखी गई गीतों को दुखद रूप से धोंकने की भांति आहें भरते हुए गाता है। यानी वो अपनी प्रेमिका से अलग होने के कारण दुखी होता है और वो धोंकने की भांति आहें भरता है, साई करता रहता है। यानी थर्ड एज जो है वो है लवर की एज, जिसमें वो अपनी प्रेमिका पर सुंदरता में लिखी गई कविताओं को यानी गीतों को गाता है, अपने दुख में आहें भरता है। अगली जो एज है फोर्थ एज, वो है सोल्जर की एज, यानी देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज oaths एंड beard like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking their bubble reputation, even in the cannon's mouth। यानी उसके बाद चौथी अवस्था होती है एक सोल्जर की अवस्था, जिसमें वो कई सारी विचित्र शपथ लेता है। ओथ का मतलब होता है शपथ, स्ट्रेंज का अर्थ होता है विचित्र, बियर्ड यानी दाढ़ी होती है जिसकी, लाइक द पार्ड, पार्ड का अर्थ है लियोपार्ड यानी कि चीता। यानी चौथी एज एक सोल्जर की एज होती है। चौथी एज में एक सोल्जर की भूमिका व्यक्ति निभाता है, जिसमें उसकी चीता की भांति दाढ़ी होती है और वो विचित्र प्रकार की शपथ लेता है अपने देश के लिए। जेल्स इन ऑनर, और सम्मान के लिए ईर्ष्या रखता है, यानी अपने ऑनर के लिए वो दूसरों से ईर्ष्या रखता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और झगड़ा करने के लिए भी तत्पर रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन का मतलब होता है जो पानी के बुलबुले के समान रेपुटेशन होती है, यानी ख्याति या अपना जो सम्मान है उसके लिए रेपुटेशन कहते हैं, कि जो क्षणिक बुलबुले की भांति जो सम्मान है उसके लिए भी वो झगड़ा करने के लिए तत्पर रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ का अर्थ है मौत के मुंह में जाना। यानी पूरी बात यह है कि चौथी अवस्था एक सोल्जर की अवस्था होती है। उस अवस्था में उसकी चीते जैसी दाढ़ी बनी होती है, वो विचित्र प्रकार की शपथ लेता है और अपने सम्मान के लिए दूसरों से ईर्ष्या रखता है, झगड़ा करने के लिए तत्पर रहता है, और बब्बल रेपुटेशन के लिए भी वो अपनी जान को मौत के मुंह में देने के लिए तैयार रहता है, यानी वो मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार रहता है। तो फोर्थ एज है वो सोल्जर की एज है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद ए गुड कैप ऑन लाइन, with eyes silver and beard of formal cut, full of wise shows and modern instances, and so he plays his part। और उसके बाद पांचवी अवस्था जो होती है वो एक जस्टिस की अवस्था होती है, यानी जस्टिस जो कि रिश्वत में, गुड कैप ऑन लाइन का मतलब है जो रिश्वत में उसे मुर्ग अच्छे मांस वाला जो मुर्गा मिलता था उसके लिए बात की गई है। यानी यहाँ एक प्रकार से व्यंग्य किया गया है कि एलिजाबेथन टाइम में जो जज थे, जो मैजिस्ट्रेट्स थे, उनको रिश्वत देकर के अपने पक्ष में किया जा सकता था। तो पांचवी अवस्था में एक जस्टिस की एज बताई गई है। पांचवी एज जो है वो एक जस्टिस की एज होती है, जिसमें उसका मोटा पेट होता है, यानी मोटी तोंद होती है। और मोटी तोंद क्यों? क्योंकि उसे रिश्वत में अच्छा खाने के लिए मांस मिलता था।
विद आइज सीवर, उसकी गंभीर आंखें होती है। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी फॉर्मल कट में औपचारिक रूप से कटी हुई दाढ़ी होती है। फुल ऑफ वाइज सोज, सोज का मतलब है मैगजिम्स यानी कहावतें, मॉडर्न इंस्टांसेस यानी कि आधुनिक उदाहरण, जो कि कहावतें और उदाहरण प्रस्तुत करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और वो इस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है, अपनी भूमिका निभाता है। यानी पांचवी अवस्था एक जस्टिस की अवस्था होती है, जिसे रिश्वत में मांस यानी मुर्गा मिलता है, और उसकी आंखें गंभीर होती है, फॉर्मल कट में उसकी दाढ़ी होती है, और वो अच्छे अच्छे उदाहरण और कहावतें प्रस्तुत करने वाला वाइज जज होता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, और छठी अवस्था The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well shaved, a world too wide for his shrunk sank, and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. यानी छठी एज में व्यक्ति एक पैंटलून की भांति हो जाता है। पैंटलून इटली में कॉमेडियन था एक कोई, मतलब जो कॉमेडियंस थे वो उनको पैंटलून कहा गया है। इटली के ड्रामा में या कॉमेडी में जो एक्टर हैं उनकी अगर हम बात करें अपीयरेंस कैसी होती है, तो वो दुबले पतले, ढीले वस्त्र पहने हुए, हाथ में थैला लिए हुए और चश्मा पहने हुए, कुछ ऐसी उनकी अपीयरेंस थी, इसीलिए उनको पैंटलून भी कहा गया। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लेन एंड स्लीपर्ड पैंटलून, यानी कि छठी अवस्था में व्यक्ति दुबला पतला चप्पल पहने हुए पैंटलून की भांति, विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, जिसके नाक पर चश्मा पड़ा हुआ है, कहने का मतलब जिसने चश्मा पहना हुआ होता है, एंड पाउच ऑन साइड, और बगल में थैला लटकाए हुए। हिज यथफुल होज, उसकी युवा अवस्था के मोजे, वेल सेव्ड, जो उसने बचा करके रखे, ए वर्ल्ड टू वाइड, वो अब उसके लिए क्या है, बड़े खुले पड़ गए, यानी कि बड़े रह जाते हैं आकार में, साइज में। क्यों? क्योंकि उसकी टांगे हैं वो दुबली पतली हो जाती हैं, वो कमजोर हो जाता है। फॉर हिज श्रंक सैंक, उसकी दुबली पतली टांगों के लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी पौरुषिक आवाज थी, यानी जब वो युवा अवस्था में था तब उसकी आवाज बहुत भारी थी, अब वो कैसी हो जाती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, अब वो फिर से बच्चे जैसी पतली आवाज, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में सांस के आवाज यानी सांस की आवाज विसल निकलने लगती है। कहने का मतलब छठी अवस्था में व्यक्ति पैंटलून की भांति दुबला पतला चप्पल पहने हुए होता है, जिसके नाक पर चश्मा पड़ा हुआ होता है, साइड में उसने थैला लटकाया हुआ होता है। अब उसके युवा अवस्था के जो होज हैं, मोजे हैं, वो भी खुले पड़ जाते हैं उसकी दुबली पतली टांगों के लिए। उसकी पड़ोसी की आवाज फिर से बच्चे की आवाज में बदल जाती है, और उसके बोलने में साथ में सांस की आवाज यानी सीटी की भांति उसके बोलने के समय आवाज निकलती है। सेवंथ एज क्या है? लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब का लास्ट सीन यानी कि अंतिम अवस्था। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो कि इस विचित्र प्रकार की इतिहास को समाप्त कर देती है। यानी जो पूरी जो घटनाएं हैं, पूरी जो अवस्थाएं हैं, उन सब का अंत क्या होता है, कौन सी अवस्था? लास्ट जो एज है वो सेवंथ एज में इज सेकंड चाइल्डिशनेस, वो दूसरा बचपन होता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और भूलने की अवस्था होती है। ऑब्लिवियन का अर्थ होता है भूलना। सेंस टीथ, सेंस का मतलब होता है विदाउट, यानी कौन सी कैसी अवस्था होती है? विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग, यानी कि सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग की सातवीं अवस्था या अंतिम अवस्था। इन सभी घटना पर विचित्र अवस्थाओं का अंत द्वितीय बचपन होता है, भूलने की अवस्था होती है, जिसमें ना दांत होते हैं, ना आंख, ना किसी प्रकार का स्वाद, यानी कुछ भी नहीं होता, ऐसी अवस्था। तो ध्यान रहे, सातवीं एज को सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा? क्योंकि जिस प्रकार बचपन में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक वैसे ही वृद्ध व्यक्ति भी दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए इस एज को सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नई क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।